हेलो साथियों, तो आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, ये 2000 पूछा गया 2012 में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का साथियों ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है। साथियों, तो चलिए मैं शुरू करता हूं वीडियो को। और मैं बता दूं साथियों, आप लोग देखते हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए दोस्तों, वरना कोई फ़ायदा नहीं है कि हमें 30 मिनट 40 मिनट वीडियो बनाने का और दोस्तों इसमें अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझाने का। जब आप देखेंगे नहीं दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो ये बनाना छोड़ दूँगा और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा। जैसे दोस्तों आप लोग चाहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूँ मैं एक घंटा 40-40 मिनट के वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूं ताकि आप लोग देखकर अपने लैंग्वेज में समझें। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं है, वैसा लोग देखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों डीमोटिवेट होता है और बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम छोड़ देंगे, कुछ वीडियो बना कर देखते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं अच्छा रहा और तो फालतू में दोस्तों इतना हम नेट लगा कर अपलोड करते हैं, लाइव आते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो क्यों आएंगे। तो इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बाद बाकी जो पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए तो बेटर है ही। तो चलिए करते हैं शुरू। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन सभी के सभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि नर्सिंग प्रक्रियाओं को परिभाषित कीजिए और नर्सिंग प्रक्रिया के मूलभूत चरणों को विस्तृत से समझाइए। 10 नंबर में पूछा गया था। इसी में एक बी नंबर क्वेश्चन है कि सर्जिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए देखभाल योजना बनाइए। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है और ए और बी में ऐसे ही पूछा जाता है, जो कि दोनों का मार्क्स अलग अलग इंक्लूड होता है। मतलब 5 नंबर का ये होगा, 5 नंबर का ये होगा। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए देखते हैं एक का ए नंबर। तो दोस्तों जो नर्सिंग प्रक्रिया है, नर्सिंग प्रक्रिया होता क्या है, तो नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मतलब दोस्तों एक क्या है, सीरियली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रोगी को स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, रोगी की सेवा का योजना बनाना, उसके बाद सेवाओं का रोगी पर लागू करना। दोस्तों एक क्या है, नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों क्या होता है कि जिसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करके उन पर सेवाओं और योजनाओं का क्या करना, सेवाओं का योजना बनाना और योजना बनाकर उन पर दोस्तों सेवाओं को रोगी को लागू करना सेवा का, तथा और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना, ये दोस्तों होता है। लोइस नोलेस दोस्तों एक वैज्ञानिक था। लोइस नोलेस ने 1967 में 5 DS का इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित किया। दोस्तों लोइस नोलेस ने 1967 में 5 DS प्रक्रिया का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को प्रकाशित किया। देखिए दोस्तों, नर्सिंग प्रक्रिया आमतौर पर क्या है, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें रोगी की स्वास्थ्य के मूल्यांकन से लेकर रोगी के स्वास्थ्य के देखभाल सेवाओं का योजना बनाना से लेकर उनके दोस्तों रोगी के लागू हुए कामों को, प्रभावों को मूल्यांकन करना शामिल होता है। लोइस नोलेस ने दोस्तों 1967 में 5 DS प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को समझाया। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 5 DS क्या है। तो दोस्तों डी फॉर डिस्कवर मतलब खोजना, डी फॉर डेल्व मतलब गहन अध्ययन, मतलब डिस्कवर का मतलब यहाँ पे कहा गया कि पेशेंट को खोजा जाएगा। डी मतलब डेल्व मतलब गहन अध्ययन उस पर किया जाएगा। उसके बाद है तीसरा डी का मतलब है कि डी मतलब डिसाइड मतलब निश्चय करना, योजना बनाना, डू मतलब लागू करना उस पर, और डी मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब मूल्यांकन करना, मतलब प्रभावों का जो आप इलाज किए हैं, जो योजना लागू किए हैं, वो दोस्तों कितना मूल्यांकन प्रभावित रहा है, उसको मूल्यांकन अंत में होता है। तो साथियों मैं यहाँ पे सीधा तौर पे आपको बताता हूँ। अगर आपसे नर्सिंग प्रक्रिया पूछेगा तो इतना लिख देंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि इसके 5 घटक कौन कौन से हैं और इसके 5 घटक पूछ देगा या 5 प्रक्रिया पूछ देगा या इसके दोस्तों स्टेप पूछेगा, तो सभी के सभी यही होता है, चाहे घटक पूछे, चाहे प्रक्रिया पूछे या दोस्तों यहाँ पे चरण पूछे, इस सब का मतलब यही होता है। तो दोस्तों जो नर्सिंग प्रक्रिया है उसके 5 जो चरण होते हैं, उसमें से पहला चरण होता है आकलन। आकलन का मैं दोस्तों सीधा तौर पर बता देता हूँ कि जब कोई पेशेंट है दोस्तों, वैसा जो पेशेंट है दोस्तों उसके यहाँ पे मरीजों का आकलन किया जाता है। उसके स्वास्थ्य से संबंधी जो भी डाटा है उसको दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और दोस्तों उसके स्वास्थ्य से संबंधी बैकग्राउंड को आकलन मतलब असेसमेंट किया जाता है। मतलब पहले उनको क्या दवाई चला और पहले वो क्या चीज़ से ग्रसित थे, अब क्या चीज़ से ग्रसित है, पहले उनको कौन सा दवा चला, अब कौन सा दवा, मतलब पूर्व के रिकॉर्ड को दोस्तों वहाँ पर आकलन किया जाता है। तो इसमें आकलन होता है। नर्सिंग निदान दोस्तों, निदान करने के लिए अब यहाँ पे निदान की प्रक्रिया शुरू होता है कि उनको लिखा जाता है कि कौन कौन से निदान इनको किया जाएगा, कौन कौन से उपचार किया जाएगा इस पेशेंट को। उसके बाद दोस्तों योजना में होता है कि योजना बनाया जाता है कि योजना किसके बारे में बनाएगा, तो मरीज के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का योजना बनाएगा, उनके दोस्तों उपचार के लिए योजना बनाया जाएगा, उनके दोस्तों परिवारों में दोस्तों उनको परिवार के साथ में योजना बनाया जाएगा कि इनको रख रखाव कैसे किया जाए। तो ये योजना तैयार होता है कि सेवा कैसे देना है, तो यही योजना तैयार किया जाता है। चौथा क्रियान्वय होता है। क्रियान्वय इम्प्लीमेशन दोस्तों, जो क्रियान्वय है वहाँ पे इम्प्लीमेशन किया जाता है। मतलब आपको क्रियान्वय में लिखना होगा कि सभी सेवाओं का दोस्तों उन पर क्या करना है, योजना बन जाएगा, योजना तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, क्रियान्वय मतलब लागू कर दिया जाएगा। मतलब रोगी के स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल को शुरू किया जाएगा, उनका उपचार को शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें रोगी को जो आवश्यकता हो वो उपचार उनको दिया जाएगा। और यही होता है क्रियान्वय, मतलब क्रिया शुरू हो जाना, वही होता है क्रियान्वय।
पाँचवा है मूल्यांकन। दोस्तों पाँचवा में मूल्यांकन में होता है कि अब हम लोग दोस्तों इलाज कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, हम उसके प्रभाव को मूल्यांकन करेंगे। जैसे रोगी को हमने जो भी स्वास्थ्य संबंधी सेवा दिया, जो भी हमने दोस्तों उनको देखभाल दिया, तो उसका दोस्तों हम लोग प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे कि जो मैंने उनको दिया, मतलब जो नर्स ने उनको ट्रीटमेंट दिया, जो देखभाल दिया, केयर किया, उस सब का प्रभाव कितना पड़ा है। तो इसका मूल्यांकन 5वें स्टेप में होता है और उसको हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। तो ये 5 स्टेप है जो कि आपको चरण होगा, चरण में लिखना होगा और सभी में दोस्तों 2-4 लाइन लिखना होगा जो मैंने बताया। तो उसको आप लोग बेसिक मैंने बताया, उसको आप लोग अपने भाषा में लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखिए आकलन है, वही है कि यह प्रथम प्रक्रिया है चरण का। इसमें जो है आकलन में नर्स मरीज के स्वास्थ्य समस्या का पता लगाता है, पता लगा के उसके रिकॉर्ड को, पिछला रिकॉर्ड को एकत्रित किया जाता है और उसके आधार पर सभी तथ्यों के आधार पर देखभाल प्रदान करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है। और दोस्तों इसको सूचीबद्ध और इसको स्वास्थ्य संबंध है और उनको क्या आवश्यकता है, इसका आकलन यहाँ पे किया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि पिछले रिकॉर्ड, उनको क्या आवश्यकता है, क्या देना है, क्या जरूरी है, इन सारे आकलन को क्या किया जाता है, वहाँ पे आकलन किया जाता है उनके ट्रीटमेंट को। तो ये हो गया। आपको दोस्तों आकलन का उद्देश्य होता है, आकलन का उद्देश्य लिखना है। तो दोस्तों आकलन का उद्देश्य क्या होगा कि रोगी के बीमारी का मूल्यांकन होगा, नर्सिंग समस्याओं का जांच किया जाएगा, मतलब उनको क्या समस्या है उसको जांच किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें उद्देश्य पूछेगा तब आपको लिखना है। जैसे आपको पूछ देगा कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, आकलन का क्या उद्देश्य है। तो आकलन का दोस्तों जब कोई पेशेंट है और वो अगर अस्पताल में पहुँचेगा तो उसको नर्स क्या करेगी, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को जानेगी कि आपको पहले कौन सा इलाज चल रहा था, आपको अभी क्या दिक्कत है, और उसके बाद आपको क्या ज़रूरी है, क्या समस्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में पता लगाएगी नर्स। तो वही दोस्तों पता लगाना मतलब आकलन करना होता है। उसके बाद दोस्तों ये सारे चीज़ हो गया, तो आकलन में आप लोग लिख देंगे। तो उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो असाइनमेंट होता है, उद्देश्य का मतलब होता है कि ये जो आकलन है, क्यों किया जाता है आकलन। तो दोस्तों यही इसी में आप लोग लिख दीजिएगा कि आकलन का अर्थ जान ही गए, तो क्यों आकलन किया जाता है आप लोग यहाँ पे लिख नहीं देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रोगी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जानकारी इकट्ठा करना, मतलब पहले उनसे पूछ के या पहले रिकॉर्ड के हिसाब से उनका जो भी जानकारी है स्वास्थ्य समस्या, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब साथियों ये आपका लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा है नर्सिंग निदान, मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम पहले ही बता दिए कि नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है। दोस्तों यह प्रक्रिया का दूसरा रूप है, दूसरा चरण है। इसके दोस्तों अंतर्गत नर्सिंग आकलन द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों तथा तथ्यों को विश्लेषण करके रोगी की स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। मतलब दोस्तों डायग्नोसिस मतलब होता क्या है कि आपको बीमारी का पता लगाना और उसका दोस्तों जो है समस्या है उसको निश्चित करना, मतलब उसका निदान करना, यही दोस्तों होता है क्या चीज़, नर्सिंग डायग्नोसिस। जहाँ पे आकलन के आधार पर जो भी डाटा तैयार होता है उसके आधार पर ये डायग्नोसिस क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो वही दूसरा स्टेप है। 2 स्टेप हो गया साथियों। तो अब तीसरा स्टेप में है क्या चीज़, यहाँ पे ये है अमेरिकी नर्सिंग निदान के अनुसार, नाडा के अनुसार रोगी को क्या करना चाहिए नर्सिंग निदान में। तो वही सारी चीज़ें हैं। नर्सिंग निदान के उद्देश्य क्या होगा, तो आप लोग जब ऊपर वाला नर्सिंग निदान समझ गए हैं तो उद्देश्य भी लिख देंगे। उद्देश्य का अर्थ होता है कि क्यों ये किया जा रहा है, इसका क्या पर्पज़ है, तो वही चीज़ें होता है। तीसरा है योजना है। दोस्तों यह प्रोसेस के तीसरा चरण होता है और इसके अंतर्गत रोगी की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है, मतलब रोगी को क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है उसका निर्धारण किया जाता है। निर्धारण करने के साथ ही उसके देखभाल की योजना बनाया जाता है और पहले रोगी को समस्याओं को प्राथमिकता की जाती है, बाद में उसके अनुसार लक्ष्यों को, उद्देश्य को निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं योजना में, मतलब प्लान किया जाता है, योजना बनाया जाता है उसकी आवश्यकता के अनुसार रोगी को, और फिर उसको क्या है उस पर दोस्तों क्या किया जाता है, उसके समस्या के प्राथमिकता दिया जाता है। तो ये हो गया तीसरा। तो इसका दोस्तों इसमें भी उद्देश्य है। अब हम लोग दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। आप सीधा जान गए कि जो है योजना क्या है। तो योजना में दोस्तों प्लानिंग तैयार करना, उनकी आवश्यकताओं को देख रेख करके उनके स्वास्थ्य से संबंधित क्या जरूरी है उसका योजना का तैयार करना, यही होता है योजना बनाना। तो इस योजना क्यों बनाया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि उनको समय समय पर ट्रीटमेंट मिल सके, उनको क्या जरूरी है वो चीज़ मिल सके, उनके स्वास्थ्य का क्या आवश्यकता है उस अनुसार से उनको ट्रीटमेंट देने का प्लान किया जाता है। तो इस सब उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं। चौथा साथियों क्रियान्वयन, इम्प्लीमेशन। दोस्तों ये चौथा प्रोसेस होता है नर्सिंग प्रक्रिया का, और इस प्रोसेस में दोस्तों होता है कि तमाम योजना बना लेने के बाद ये मरीजों पर इसका क्रियान्वयन मतलब शुरू किया जाता है। इलाज का है तो इलाज शुरू किया जाएगा, रख रखाव का है मतलब सारे चीज़ें यहाँ पे शुरू किया जाता है स्वास्थ्य से संबंधित रोगी के लिए। तो ही होता है क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेशन, मतलब लागू करना सारी चीज़ों को। अब दोस्तों यहाँ पे क्रियान्वयन का उद्देश्य लिख दीजिएगा। उसके बाद है साथियों यहाँ पे है पांचवा है मूल्यांकन। अब मैं बताता हूँ आपको कि मूल्यांकन में होता क्या है। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन में ये होता है कि आप लोग जानते हैं कि मूल्यांकन करना, किसी भी चीज़ का टटोलना, उस पर पूर्ण गहन अध्ययन करना मूल्यांकन होता है। मतलब आपका रिजल्ट है तो रिजल्टों को पुनर्विचार, इसको हम पुनर्विचार कर सकते हैं। तो यही दोस्तों मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में होता क्या है
कि 4 तक दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि क्रियान्वयन मतलब लागू करना मतलब इलाज शुरू हो चुका है। अब दोस्तों उस इलाज शुरू हो चुका है तो कभी ना कभी 2-4 दिनों में वो इलाज को देखा जाएगा कि भाई हम जो 4 दिन 5 दिनों से इलाज कर रहे हैं ये इलाज कहाँ तक गया, क्या प्रभाव पड़ा रोगी पर, क्या नहीं पड़ा, क्या सुधार हुआ या नहीं हुआ स्वास्थ्य संबंधी में। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं, तो यही प्रभावों का मूल्यांकन कहाँ किया जाता है, इसी मूल्यांकन में किया जाता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए कि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित उपचार दिया जा रहा है, जो भी देखभाल है, जो भी ट्रीटमेंट है, उसके प्रभावों का मूल्यांकन इसी 5वें प्रोसेस में किया जाता है। तो आप लोग समझ गए, सभी में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, इसका उद्देश्य भी लिख देंगे। अब साथियों हम लोग इसका बी आंसर देखते हैं कि सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती जो मरीज होता है उसका देखभाल कैसे होगा। मतलब मेक ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट हुई इज एडमिटेड इन सर्जिकल ICU। साथियों जो नर्सिंग केयर प्लान आपसे दोस्तों ये पूछा जाएगा जब आप वाइवा देने जाएंगे, तो 50 नंबर का केयर प्लान दोस्तों आपको 4-5 बीमारी का 4-5 नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से केयर प्लान बनता है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो साथियों जो सर्जिकल ICU वार्ड है भर्ती मरीजों के लिए नर्सिंग देखभाल, मतलब एक में है दोस्तों रोगी के जैविक चिन्ह व श्वसन मार्ग को चेक करना। साथियों अब यहाँ पे क्या है समझिए एक चीज़, ये दोस्तों कॉमन चीज़ है। यहाँ पूछा है कि सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती मरीज, अब आपसे पूछ सकता है कि डेंगू से ग्रसित व्यक्तियों के लिए नर्सिंग देखभाल का बताइए या नर्सिंग देखभाल का सूचना बनाइए या सूचीबद्ध कीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप वहाँ भी जान जाएंगे कि डेंगू में क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या चीज़ें होता है, तो उसी को देखभाल का। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग पॉइंट में 10-12 पॉइंट लिख देंगे तो हो जाएगा। तो यही चीज़ें होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, रोगी के जैविक चिन्ह मतलब जो भी विटल साइन है जैसे श्वसन दर, ब्लड प्रेशर, ये सारे चीज़ें दोस्तों 4 जो विटल साइंस है, टेम्परेचर, ये सबको क्या करेंगे चेक करते रहेंगे। घाव के ड्रेसिंग एवं ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना चाहिए। दोस्तों सर्जिकल मतलब क्या होता है, ऑपरेशन वाला। तो जो भी ऑपरेशन व्यक्ति मरीज होगा उनको क्या होगा, घाव होगा जरूर कुछ न दिन तक, तो उसके घाव के ड्रेसिंग और ड्रेनेज सिस्टम को चेक करते रहना चाहिए कि घाव अत्यधिक बढ़ा तो नहीं है। तीसरा है IV ट्यूब, नोजोगेस्ट्रिक ट्यूब, कैथेटर आदि का देखभाल करना। दोस्तों क्या होता है, जो सर्जिकल पेशेंट होता है उसको दोस्तों क्या किया जाता है, IV ट्यूब लगाया जाता है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगाया जाता है और कैथेटर आदि को देखभाल करना चाहिए। जो दोस्तों क्या होता है वो दोस्तों रहने से, बेड पे होने से, इधर उधर होने से गड़बड़ हो सकता है, तो उसको चेक करते रहना चाहिए। चौथा है कि रोगी के आरामदायक स्थिति प्रदान करना व बेड शोर बचाने के लिए बार बार स्थिति बदलना। दोस्तों बेड शोर होता क्या है, तो दोस्तों एक स्थिति में अगर आप सोते हैं कई दिनों तक, कुछ दिनों तक सोते हैं, तो आपका जो है बेड से आपका जो है स्किन क्या हो जाएगा, लालीपन आ जाएगा और धीरे धीरे वो बेड शोर होने लगता है, मतलब घाव होने लगता है बेड से। तो यही चीज़ें है, स्थिति बदलना चाहिए, एक स्थिति में नहीं रखना चाहिए। 5वां है कि चिकित्सक के आदेशानुसार जो है साथियों यहाँ पे मतलब डॉक्टर के आदेशानुसार IV ड्रिप फ्लूइड प्रदान करना चाहिए। IV का मतलब दोस्तों होता है इंट्रावेन। IV ड्रिप मतलब दोस्तों इंट्रावेन के द्रव से लिक्विड देना शरीर के अंदर अगर ज़रूरी हो तो। रोगी को पोषण स्तर को जाँचना, मतलब रोगी को पोषण स्तर है जो दोस्तों डाइट है, न्यूट्रिशन है, उसके लेवल को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि पेशेंट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 7वां है रोगी का इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए। मतलब दोस्तों रोगी का इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है कि रोगी का चार्ट बनेगा कि हमेशा कौन सा दवाई कब दिया जाना है, क्या पेशेंट को कब क्या हो रहा है, तो इसका एक चार्ट बनता है जो कि दोस्तों बार बार उसको चेक करके वहाँ चार्ट में दर्ज किया जाता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया, BP हो गया, तो ये सब को जब 15-15, 20-20 मिनट पर चेक किया जाएगा तो उसको हर एक टाइम पर चार्ट में नोट किया जाता है। तो वही दोस्तों होता है इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे है साथियों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8वां नंबर में है, कहता है कि किसी भी प्रकार की असमानताएं दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। अगर दोस्तों जो सर्जिकल ICU वार्ड में कोई पेशेंट भर्ती है और उनको कुछ ऐसा इमरजेंसी हालात बनने लगे तो उस स्थिति में जो है तुरंत जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, नर्स का ये काम है। 9वां नंबर है रोगी के शरीर में द्रव आयतन के समान स्तर को बनाए रखें। दोस्तों जो रोगी है उनके शरीर में हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि द्रव उनके शरीर में समान स्तर में है या नहीं है। 10वां है रोगी को आवश्यकता अनुसार व्यायाम कराना। दोस्तों जो रोगी होता है वो अगर जैसे उनकी आवश्यकता के अनुसार दोस्तों व्यायाम कराते रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी है किसका, नर्स का, ICU में जो भी भर्ती मरीज होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप कोई भी पेशेंट कहीं भी किसी भी चीज़ से ग्रसित होगा तो आप लोग 10-12 पॉइंट आराम से नर्सिंग केयर प्लान में लिख सकते हैं। अब साथियों हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, कारण बताना देख लेते हैं। कारण बताना में है कि बिस्तर जो है सिकुड़न रहित बनाना चाहिए, मतलब जो बेड है शुड बी मेड विदाउट रिंकेड, मतलब रोगी के आराम हेतु दोस्तों बिस्तर को सिकुड़न रहित बनाना चाहिए, मतलब सिकुड़न नहीं होना चाहिए बेड में। 9वां है दोस्तों, मृत्यु के तत्काल पश्चात शरीर को समान स्थिति में रखना चाहिए। क्यों? कारण बताइए। तो कारण होता है कि राइगर मोर्टिस से बचाव हेतु शरीर को समान स्थिति में रखना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों तीसरा है, क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। क्यों? तो दोस्तों गर्म पानी से थर्मामीटर में मरकरी का लेवल हाई हो जाता है और इससे गलत रीडिंग मिलता है। तो दोस्तों अब देखिए ये जो दोस्तों है ट्रू फॉल्स में कैसे बन सकता है, आपसे पूछ देगा कि क्या थर्मामीटर को गर्म पानी में धोना चाहिए, तो आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तब तो आप जान पाएंगे। तो कारण में क्या है, गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए क्योंकि इसका जो पारा लेवल है हाई हो जाएगा, तो गलत रीडिंग मिलेगा। चौथा है साथियों कि ड्यूरामेटिक्स को सुबह देना चाहिए या शाम का नहीं। क्यों? तो दोस्तों शाम को देंगे तो क्या होगा, ड्यूरामेटिक मूत्र उत्सर्जन को बढ़ा देता है। मतलब दोस्तों ड्यूरामेटिक्स जो है वो एक मूत्र बढ़ाने का प्रक्रिया है जिसमें रात को नींद के समय दिया जाएगा तो क्या होगा, नींद आपका ख़राब हो जाएगा क्योंकि बार बार मूत्र आएगा तो आपको नींद ख़राब हो सकता है, इसलिए शाम में नहीं दिया जाता है। 5वां है साथियों, कहता है कि ऑक्सीजन देते समय मरीज के पास जो है धूम्रपान करने की मनाही है। क्यों? तो ऑक्सीजन ज्वलनशील होता है और आग पकड़ सकता है, इसलिए ये मनाही होता है धूम्रपान करना। अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि देखते हैं। कहता है साथियों यहाँ पे कि जो ब्रेड कैंडल है उसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है और ब्रेड कैंडल है क्या, बार बार पूछा जाता है। तो इससे दोस्तों साथियों हम लोग इसको बाद में पहले देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं जो थंबनेल पर लिखा गया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों जो थंबनेल पर लिखा है उसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बाद में फिर कभी एक बार देख लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पे आ गया, हम लोग क्या देखने वाले थे कि प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम लिखे, यानी फर्स्ट एड के जो नियम होता है वो लिखे, अस्पताल का कार्य लिखना है और यहाँ पे लिखना है ज्वर अवस्था में शरीर का देखभाल, नर्सिंग देखभाल, मतलब नर्सिंग केयर इन फीवर पेशेंट। वही है दोस्तों मैंने क्या बताया, किसी भी स्थिति में नर्सिंग केयर प्लान बोलेगा लिखने को तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण है और विरुद्धों की नर्सिंग देखभाल है। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों जो प्राथमिक सहायता के जो सुनहरे नियम है, मतलब जो फर्स्ट एड का दोस्तों जो रूल है क्या है, तो प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुंचना चाहिए। दोस्तों अगर जो व्यक्ति फर्स्ट एड के लिए जानता हो उसको क्या होना चाहिए, जहां भी घटना हुआ हो वहां पे तुरंत फर्स्ट एड करने वाले व्यक्ति को पहुँचना चाहिए। अब दोस्तों ये फर्स्ट एड वाले व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सनल या स्पेशली होता है। जिनको भी थोड़ा बारे में नॉलेज हो फर्स्ट एड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वो फर्स्ट एड दे सकता है। प्राथमिक उपचार यही होता है। अब साथियों ये पहला है तुरंत पहुंचने के बाद। दूसरा कहता है कि सबसे पहले आवश्यक कार्य को शांतिपूर्वक और बिना किसी हड़बड़ाहट के करना चाहिए। साथियों जो नियम कहता है कि दूसरा है जो ये, अब देखिए दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, मैं सीरियली यहाँ पे जो लिखा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि आप भी सीरियली लिखते रहना और सीरियली आप इसको याद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो 5 में लिखा है उसको आप 1 में भी लिख सकते हैं, जो 6 में लिखा है, जो 4 में लिखा है उसको भी आप 2, 3 में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे नियम होता है जो कि आपको लिखना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा नंबर कहता है कि सबसे पहले जो भी आवश्यक कार्य है उसको हमको शांतिपूर्ण बिना किसी हड़बड़ाहट के करना चाहिए। तीसरा है प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से काम करना चाहिए। मतलब दोस्तों जो भी फर्स्ट एड प्रदान करने वाले व्यक्ति है, मतलब जो भी घायल, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया दोस्तों रोड पे, तो कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है आसपास जो कुछ ना कुछ दोस्तों फर्स्ट एड के बारे में और देखभाल के बारे में जानता हो, तो वो व्यक्ति को तुरंत वहाँ पर पहुँचना चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया सहायता करने के लिए तो वो क्या करेगा, वो बिना किसी हड़बड़ाहट के जो आवश्यक काम है उसको पूर्ण करेगा शांति रूप से। तीसरा है कि क्या करेगा, वो किसी भी काम को क्या करेगा, धीरे धीरे करेगा, हड़बड़ाहट से नहीं करेगा, तो वही कहता है। चौथा है यदि श्वास क्रिया रुक गई हो तो कृत्रिम सांस देनी चाहिए। दोस्तों फर्स्ट एडर, मतलब जो भी फर्स्ट एड देने वाले हैं उसको ये चाहिए कि उनका सबसे पहले श्वास चेक करें। जो भी घायल है, एक्सीडेंटल है रोड पे कहीं भी, तो दोस्तों अगर आप उसके प्राथमिक उपचार के लिए जाते हैं, आप बचाव के लिए जाते हैं, तो आप आगे क्या करें, पेशेंट को देख ले कि वो किस हालात में है। उसके बाद सबसे पहले उसका आप हड़बड़ाए नहीं, शांत रहे, शांतिपूर्वक काम करें। और उसको ये भी चाहिए कि आप उसका सबसे पहले जो काम करेंगे उसके बाद उसका श्वास चेक करेंगे। अगर उसका श्वास रुक गया हो दोस्तों तो क्या होना चाहिए, आपको उसको कृत्रिम श्वास देने का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे देना चाहिए, जिसको हम लोग दोस्तों क्या करते हैं CRP कहते हैं। और दोस्तों वही कृत्रिम श्वास हमको उसको कैसे देना चाहिए इसका भी नॉलेज होना चाहिए, तो कृत्रिम श्वास दीजिए। 5वां है रोगी को टेढ़ा लिटा दे। दोस्तों कोई भी घायल रोगी है उसको टेढ़ा लिटा दे ताकि रक्त स्राव बाहर निकल जाए और रोगी रक्त स्राव को अंदर की ओर ना ले। दोस्तों अब मान के कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट है, उसका रक्त अगर शरीर से के किसी भाग से बाहर निकल रहा है
तो आप उसको टेढ़ा लिटा दें ताकि जो रक्त बाहर निकल रहा है वो निकल ही जाए, क्योंकि अगर दोस्तों बाहर निकला हुआ रक्त वो अंदर की तरफ चला जाएगा फिर से, तो उसको क्या होगा, रक्त क्लोटिंग हो जाएगा अंदर में और वो क्या होगा, जम जाएगा और वो पानी बन जाएगा। तो यही कहता है कि जो भी रक्त बाहर निकल गया उसको टेढ़ा लिटा कर बाहर ही निकाल दे रक्तस्राव को, जिससे वह रक्तस्राव को अंदर न ले। छठा है, कहता है आवश्यक प्रयास से बचे। दोस्तों जो भी आवश्यक प्रयास है उसको करने से बचना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहा जाए तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप ज़्यादा नहीं कीजिए, जो आवश्यकता है वही कीजिए, और उसको करने के बाद साथियों आपको सीधा तौर पे उसे अस्पताल ले जाने के लिए सोचना चाहिए। तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि पेशेंट को फर्स्ट एड देने के बाद जितना जल्दी हो सके तो प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। ये भी दोस्तों प्राथमिक उपचार देने वाले का ही काम है। तो एक नियम ये भी जोड़ लीजिए 7वां पॉइंट में। मतलब दोस्तों सीधा तौर पे देखिए कि जो भी व्यक्ति घटनास्थल पे पहुंचेगा, और दोस्तों घटनास्थल पे तो बहुत सारे व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन दोस्तों सबको सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको दोस्तों बेसिक चीज़ें ज्ञान होता है कि कब क्या करना चाहिए किस कंडीशन में। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत घटनास्थल पर पहुँचना चाहिए और पहुँच के ये सब सहायता उनको प्रदान करना चाहिए। तो आप अपने तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं। अब साथियों है अस्पताल का क्या कार्य होता है, हमको लिखना है कि अस्पताल, एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में कि अस्पताल का क्या कार्य है। तो साथियों अस्पताल का जो कार्य है वो निम्नलिखित कार्य है। पहला है बीमारी से बचाना, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। दूसरा कार्य है स्वास्थ्य की पुनर्वस्था स्थापना, मतलब दोस्तों स्वास्थ्य को फिर से सही करना, ये दोस्तों इसका काम है अस्पताल का। तीसरा है स्वास्थ्य की उन्नति, मतलब अच्छे स्वास्थ्य का दोस्तों यहाँ पे उन्नति किया जाता है अस्पताल में। चौथा है रोगों का इलाज व निदान करना। साथियों कोई भी रोग हो अस्पताल में ही रोगों का इलाज व निदान किया जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। उसके बाद साथियों है 5वां, यहाँ पे देखिए 5वां कहता है कि रोगी की देखभाल करना, ये अस्पताल का काम होता है। उसके बाद घायलों की देखभाल करना, ये भी दोस्तों अस्पताल का कार्य होता है। बाह्य रोगी सेवाओं का देखना, मतलब दोस्तों जो नॉर्मल पेशेंट होता है, जो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम से ग्रसित है या पुरानी बीमारियों से ग्रसित है, वैसे पेशेंट को OPD में देखा जाता है, तो वही होता है बाहरी रोगी सेवाएँ। 8वां है मरीज को भर्ती करने की सेवाएँ। दोस्तों इन पेशेंट, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको क्या होता है दोस्तों, उनको कुछ दिन अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती है नर्स के और चिकित्सक के देखरेख में, तो वो होता है इन पेशेंट। 9वां है मेडिकल एवं नर्सिंग अनुसंधान करना। दोस्तों अस्पताल का ही कार्य होता है कि मेडिकल और जो नर्सिंग चीज़ें होता है उसको रिसर्च करना। उसके बाद दोस्तों है 10वां है प्रोफेशनल लोगों को प्रशिक्षण देना। और दोस्तों अस्पताल का ही काम होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज है या कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होइएगा कि डॉक्टर भी बनता है वो मेडिकल कॉलेज से ही बनता है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण अस्पताल में ही दिया जाता है। नर्स हो गई, नर्स को भी दोस्तों प्रशिक्षण अस्पताल में दिया जाता है। आशा, GNM, ANM सबको प्रशिक्षण दिया जाता है अस्पताल में ही, तो प्रशिक्षण का भी काम होता है। तो आप लोग ये समझ गए अस्पताल का कार्य। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखभाल करते हैं, किसका देखभाल करना है, तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखभाल करना है जो फीवर में पेशेंट है उसका देखभाल हम लोग कैसे करेंगे। आपसे पूछेगा कि नर्सिंग केयर प्लान बनाइए, फीवर में ज्वरावस्था में रह रहे पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले मरीजों को कंबल ओढ़ा दे। दोस्तों अगर बुखार आया है, तो अगर कंपकनी हो रहा है, मतलब ठंडा लग रहा है, तो उस अवस्था में कंबल ओढ़ा देना चाहिए। गर्म पानी की तैलियों से गर्मी पहुंचाए। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमारे शरीर में कभी कभी 2 प्रकार से बुखार आता है। पहला होता है कि आपका शरीर बिल्कुल हीट हो जाएगा, इस प्रकार से बुखार होता है। एक होता है दोस्तों कि आपका शरीर में बिल्कुल ठंडा लगेगा, एकदम बुखार जो है ठंडा के साथ आता है। तो उस अवस्था में क्या होगा, गर्म पानी की तौलियों से गर्मी पहुंचाया जाएगा। अगर ठंडा लग रहा है तो गर्म पेय दिया जाएगा। मरीजों को बिस्तर से गिरने से बचाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब बुखार आता है तो मरीज़ क्या होता है, वो नींद में घूमने लगता है, तो ही कहता है बिस्तर से गिरने से बचाना चाहिए। मरीजों के ऊपर कंबल एवं गर्मी पहुंचाने वाले चीज़ें हटा दें। दोस्तों अगर मरीज़ नॉर्मल हो गया है, अगर उसको दोस्तों कुछ ऐसे बुखार होता है कि उसको गर्म बहुत ज़्यादा लगता है और शरीर उसका पूरा हीट रहता है, तो उस अवस्था में क्या होगा, जब शरीर गर्म हो जाए तो उनके शरीर से कंबल हटा दे। छठा है केवल एक चादर ओढ़ा दे यदि आवश्यकता हो तो। दोस्तों अगर नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल ठंडा है, तो केवल एक चादर ओढ़ा दे। अगर वो भी आवश्यकता हो तो माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखे। दोस्तों अगर गर्म के साथ बुखार आ रहा है, शरीर गर्म के साथ, तो सर पे क्या है, ठंडे पानी का पट्टी रखे, मतलब कोई भी चीज़ भिगा कर। 8वां है शीतल पेय पीने दिए, शीतल जो है पेय पीने को दे दे। अगर दोस्तों शरीर में बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ा है तो आप उसको क्या करें, शीतल पेय पीने के लिए दे सकते हैं। प्रत्येक 10 से 15 मिनट में तापक्रम मापना होगा। 10वां है नाड़ी एवं श्वसन दर पर ध्यान रखें। यदि तापक्रम 105 फ़ारेनहाइट हो जाए तो कोल्ड एक्सपोजिंग जारी रखें। मतलब दोस्तों अगर आपके शरीर में बुखार 105 से अधिक हो गया है
तो उस अवस्था में पहले क्या करें, नॉर्मल पेशेंट को करें, क्योंकि 105 से अधिक बहुत अधिक हो जाता है, हाई बुखार होता है। तो इसमें कोल्ड स्पॉन्जिंग बहुत काम आता है, मतलब किसी भी चीज़ को भिगोकर ठंडा से शरीर को साफ करना, वही कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है। 12 है पसीने के प्रारंभिक चिन्हों पर नज़र रखें, मतलब पसीना कैसे आ रहा है, क्या बहुत अधिक आ रहा है, क्या कैसे है, इस पर नज़र रखना। 13 में है दोस्तों, मरीजों के पसीने गीले हुए कपड़े को बदल दे, मरीजों को शीघ्रतापूर्व स्पंजी कर सूखे साफ वस्त्र पहना दे, एक हल्का सूती कंबल का चादर उड़ा दे, मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करे, सोने दे। उसके बाद हर 10-15 मिनट में ताप नाड़ी श्वसन दर नापे, लगातार निगरानी रखे। 19 नंबर है, तापक्रम कम हो जाए और नाड़ी में सुधार ना आए तो उसे हृदय हरास मानी जाती है, मतलब फल्स क्राइसिस माना जाता है। तो दोस्तों ये 19 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इस 19 में से दोस्तों आपको जितना याद हो आप लिख सकते हैं फीवर के लिए नर्सिंग केयर प्लान में। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, कहता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषताएं को लिखे। मतलब दोस्तों जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसका क्या लक्षण होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो दोस्तों अगर आप अस्वस्थ व्यक्ति का जान जाते हैं या आप स्वस्थ व्यक्ति का जान जाते हैं, किसी एक का जान जाएंगे तो दूसरा आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि एक अपोजिट है दूसरे का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है नंबर 1 पॉइंट में कि स्वस्थ व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है। मतलब अपने अंदर दोस्तों क्या होगा, वैल्यूएशन इवैल्यूएट असेसमेंट का जो होता है वो क्षमता पाया जाता है स्वस्थ व्यक्ति में। वो खुद का मूल्यांकन कर सकता है कि हमारे अंदर क्या है, क्या गुण है, क्या है नहीं है, तो इस चीज़ को मूल्यांकन कर सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति। जबकि अस्वस्थ व्यक्ति में क्या होगा, मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आंतरिक अंतर्द्वंद्वों से स्वतंत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, आंतरिक अंतर्द्वंद के मतलब होता है कि अपने ही अंदर किसी भी चीज़ के प्रति उसके अंदर क्रूरता ना रहे, मतलब वो अपने ही अंदर उसके अंदर दोहरी मानसिकता ना हो कि हाँ ये काम होगा ये काम नहीं होगा, मतलब वो उलझन में फंसे रहना, उस चीज़ को हम कहते हैं अंतर्द्वंद। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या होगा, अंतर्द्वंद से वो स्वतंत्र होगा, उलझन से स्वतंत्र होगा। तीसरा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न परिस्थितियों से बेहतर समायोजनशीलता की क्षमता पाया जाएगा। साथियों, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके अंदर क्या होगा, किसी भी कार्य को करने में या किसी भी परिस्थिति कंडीशन में समायोजन बनाने का क्षमता उसके अंदर होगा, एडजस्टमेंट करने का। चौथा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। साथियों, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, देखते होइएगा कि उसके ऊपर कितना भी दोस्तों कष्ट आ जाएगा, कितना भी वो दोस्तों उसके ऊपर विपदा आ जाएगा, लेकिन वो परिस्थिति से कभी घबराता नहीं है और वो डट के सामना करता है। तो वही कहता है कि अपने ऊपर विपरीत परिस्थितियों को निगेटिव कंडीशन में हावी नहीं होने देता है। पाँचवा है दोस्तों कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वयं में मौजूद गुण एवं दोषों की भली भांति पहचान करने का क्षमता होता है। दोस्तों जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि वो अपने आप को पहचानता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। तो इस चीज़ को अपने अंदर पहचानना भी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है। छठा है साथियों, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करके चलते हैं। साथियों, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या करता है, अपना लक्ष्य अपना एम को निर्धारण करके चलता है कि हमको आगे ये चीज़ करना है और हम इससे ही करेंगे। तो ये भी है एक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्षण। सातवां है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन संतोषी तथा अनुशासित होता है। दोस्तों जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसका व्यक्ति क्या होगा, संतोषी होगा और डिसिप्लिन में होगा। उसके बाद दोस्तों है आठवां पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो संतोषी दोस्तों उसके जीवन में नियमित दिनचर्या और अच्छी आदतें पाई जाती है जिसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। दोस्तों एक अच्छे व्यक्ति मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसका दिनचर्या जो डेली करेगा वो डेली अच्छे तरीके से करते जाएगा और उसके अंदर जो हैबिट होगा वो अच्छा होगा जिसे वो क्या करेगा, डेली बाई डेली अच्छा करने का कोशिश करते रहेगा। नौवां साथियों, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता पाई जाती है। दोस्तों जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें सिंपैथी की भावना पाया जाता है, क्योंकि आप देखते होइएगा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय बहुत कोमल होता है, वो किसी के प्रति क्या होता है, सहानुभूति भावनात्मक जो एम्पैथी होता है वो आ जाता है। 10वां है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का प्रेम, घृणा, भय, चिंता, आश्चर्य आदि संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा वह इनका प्रदर्शन उचित समय पर ही करता है। दोस्तों कहता है एक कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसको अपने दोस्तों क्रोध पे, अपने गुस्सा पे या अपने प्रेम पे या किसी के प्रति घृणा करने या डर का या दोस्तों एंजाइटी चिंता का, इस सब पर उसको क्या होता है, पूर्ण कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल नहीं होगा दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं करेगा तो बात बात पे क्या होगा, उसको चिंता होगा, बात बात पे किसी से झगड़ा हो जाएगा, बात बात पे किसी से घृणा करने लगेगा। और प्रेम भी दोस्तों क्या होता है, प्रेम भी एक चीज़ होता है कि अगर उसको दोस्तों स्वस्थ नहीं रहेगा तो सबसे उसको प्रेम होने लगेगा या सबसे नफरत होने लगेगा। तो वही चीज़ें हैं।
अब साथियों हम यहाँ पे देखते हैं 11वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, कहता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संस्कृति द्वारा स्वीकार तरीकों से ही अपनी यौन इच्छाओं को पूर्ति करता है। दोस्तों अब जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वो चीज़ों को समझेगा कि किस तरीक़ा से यौन मतलब सेक्सुअल संबंध बनाना सही है और किस तरीक़ा से गलत है। मतलब दोस्तों आपका स्वस्थ दिमाग रहेगा तो अच्छा चीज़ सोचेंगे तो अच्छा विचार आएगा तो दोस्तों आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ले पाएंगे, और जो चीज़ गलत है, जो चीज़ दोस्तों सभी के लिए सही नहीं है, तो उसको आप लोग भली भांति समझ कर क्या होगा वो अपने तरीके से आप कर पाएंगे चीज़ों को। तो ही यौन इच्छा भी है, यौन इच्छा भी क्या है दोस्तों, सभी के लिए सभी के द्वारा स्वीकार नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये समय देकर और अपने दिमाग से इसको किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए सारे पॉइंट होता है जो कि देखे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट दिमाग वाला होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसको यही से पता हो गया कि मानसिक स्वस्थ और मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण होगा। अगर उससे दोस्तों पूछ देगा कि मानसिक स्वस्थ और मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है, तो वो भी बिल्कुल आसान से लिख देगा, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे देखना था और दूसरा उसका अपोजिट था, और दूसरा अपोजिट था तो अंतर भी उसका लिखना बहुत आसान हो गया। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है, अंतर वाला भी या सीधा दोस्तों लक्षण बताए भी पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। अब साथियों यहाँ पे और पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 12 पॉइंट है, कहता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की इच्छाएं संतुलित होती है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको भूख प्यास नींद पे अच्छा कंट्रोल होता है, अच्छा संतुलन होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसको कार्य में पूरी लगन होगा और रुचि रखेगा। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, वयस्क होगा, उसको संतुलित और सामाजिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा। दोस्तों उसका व्यवहार कुशल होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन बड़ा ही संतुष्टिप्रद होता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि नर्सिंग जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएंगे। मतलब एक जो वृद्ध व्यक्ति है उसके लिए दोस्तों ओल्ड जो पेशेंट है, ओल्ड जो पर्सन है, उनके लिए नर्सिंग केयर हम लोग कैसे करेंगे नर्सिंग केयर प्लान में, तो चलिए देखते हैं। भारत में 60 से अधिक वर्ष के व्यक्तियों को वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए सबसे पहले कि वृद्ध व्यक्ति होता कौन है। तो भारत में 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को वृद्ध या दोस्तों वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसकी स्वास्थ्य आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ते जाता है उसका स्वास्थ्य क्या होता है, वो बढ़ते जाता है, स्वास्थ्य परिवर्तन भी होते रहता है। दोस्तों वृद्धि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायु वृद्धि की समस्याओं एवं प्रौढ़ों के रोगों का उपचार शामिल है। दोस्तों जो वृद्धि चिकित्सा है वो चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें वायु वृद्धि और प्रौढ़ों मतलब बूढ़े जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके उपचार का शामिल किया गया है। किसमें, वृद्धि चिकित्सा में, वृद्ध चिकित्सा में। वृद्धों में होने वाले रोग जैसे दृष्टि मतलब आंख से कमज़ोर दिखना, घ्राण, दुर्बलता, स्पर्श आदि से संबंधित अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इनका यथासंभव नर्सिंग उपचार करके निदान करना चाहिए। दोस्तों जो वृद्ध व्यक्ति है उसमें क्या कौन कौन सी बीमारी होना आम लगता है। घृणा मतलब दोस्तों दृष्टि मतलब आँख से प्रॉब्लम होगा, घ्राण मतलब दोस्तों उनके सुनने में प्रॉब्लम होगा, दुर्बलता मतलब कमजोरी होगा, स्पर्श करना मतलब उनको छूने से प्रॉब्लम होगा कोई चीज़ में। तो ये सारे चीज़ें दोस्तों होगा जो उनके नर्सिंग बीमारियों को देखभाल किया जाएगा। इसी दोस्तों नर्सिंग केयर प्लान से वृद्धों के जो भी बीमारी होगा उसको देखा जाएगा। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख लिए हैं, क्या चीज़ देख लिए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलिए देखते हैं कि अंतर बताना है। तो साथियों हम यहाँ पे अंतर देख दिए हैं। तो सक्रिय व्यायाम क्या होता है साथियों। तो सक्रिय व्यायाम वह व्यायाम होता है जिसमें पेशेंट जो है वो खुद से व्यायाम को कर सकता है। मतलब कोई चिकित्सा या नर्स व्यायाम बता दिया है तो व्यक्ति खुद से वो व्यायाम को कर लेता है। तो एक्टिव एक्सरसाइज होता है। पैसिव एक्सरसाइज वह व्यायाम होता है, यह एक निष्क्रिय व्यायाम है। इसमें होता क्या है कि मरीज खुद से नहीं कर पाता है, किसी शारीरिक या दोस्तों अपंगता के कारण वो खुद से नहीं कर पाएगा, या दोस्तों क्या होगा कि वो करने में असमर्थ होगा, उसका शरीर काम नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में वो किसी स्वास्थ्यकर्मी जैसे नर्स या चिकित्सक के सहायता से वो व्यायाम करेगा, तो होता है पैसिव व्यायाम। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि चलिए देखते हैं। नीचे है कहता है पायरेक्सिया और एस्फेक्सिया में अंतर बताइए। तो साथियों पायरेक्सिया ज्वर का एक रूप है और यह एक रक्षात्मक क्रिया है जो दोस्तों 98.6 या इसी को 37 डिग्री सेल्सियस तापमान कहते हैं, और इससे ज़्यादा तापमान होने को ज्वर या बुखार कहते हैं, और इसी को हम लोग पायरेक्सिया दोस्तों कहते हैं। जब ये इतना से अधिक हो जाता है तो हमको इसको दोस्तों क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। एस्फेक्सिया है शरीर में ऑक्सीजन की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को से सांस लेने में रुकावट आती है जिससे बेहोशी आती है, इससे ही दम घुटना या एस्फेक्सिया कहते हैं। तो दोस्तों
पायरेक्सिया क्या है? तो पायरेक्सिया एक रक्षात्मक ज्वर है जो इतना डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो तापमान आता है। लेकिन एस्फेक्सिया क्या है? तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का कम हो जाना, या दोस्तों जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा उस अवस्था में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो ही कहता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से अधिकता से सांस लेने में जो रुकावट आती है जिससे हम लोग बेहोशी या दम घुटना कहते हैं, उसी को हम लोग एस्फेक्सिया भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख लिए कि पायरेक्सिया और एस्फेक्सिया क्या है। अब हम लोग यहाँ पे साथियों देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोनों में डिफरेंस। तो दोस्तों ट्रैकीकार्डिया होता है, इसका मतलब होता है कि 100 प्रति मिनट से अधिक नाड़ी दर ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। साथियों नॉर्मल कितना होता है? तो नॉर्मल आप लोग जानते हैं कि जो नाड़ी दर है जो दोस्तों क्या है 72 होता है नॉर्मल, लेकिन 60 से 80 तक नॉर्मल रखा गया है। दोस्तों अगर आपका 100 से अधिक होता है तो ये क्या कहलाता है? 100 से अधिक हो जाएगा तो ट्रैकीकार्डिया होगा पल्स रेट। और दोस्तों ब्रेडीकार्डिया होता है 60 प्रति नीचे से कम हो जाएगा तो ब्रेडीकार्डिया कहलाएगा। तो दोस्तों अगर आपका पल्स रेट 60 से कम है तो ब्रेडीकार्डिया, 100 से अधिक है तो ट्रैकीकार्डिया होता है। तो ये है। अब चलिए हम ये लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों फाउलर पोजीशन है क्या। तो दोस्तों फाउलर पोजीशन यह पोजीशन की लगभग बैठी हुई स्थिति है। इस स्थिति में मरीज को अपराइट बैठी हुई स्थिति में रखने की कोशिश की जाती है। मरीज का सिर या बिस्तर का सिरा 80 से 90 डिग्री पर रखा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए साथियों कि फाउलर पोजीशन एक बैठी हुई अवस्था है। इसमें मरीज को अपराइट स्थिति में क्या किया जाता है? स्थिति में बैठी हुई अवस्था में बैठने को कोशिश किया जाता है, रखा जाता है। मरीज का सिर या बिस्तर का सिरा जो है दोस्तों कितना होता है? 80 से 90 डिग्री पर होता है। तो ये फाउलर पोजीशन है। फाउलर पोजीशन दोस्तों हो गया। अब है लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता क्या है? तो यह मरीज की बाएं करवट से लेटने वाली स्थिति होती है जिसमें मरीज का बाएं करवट लेकर आराम से लेटा जाता है, सिर के नीचे तकिया रख दिया जाता है और मरीज के गाल तकिए को छूते हैं। दोस्तों जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है इसमें सीधा कहता है कि यह मरीज का लेटा हुआ स्थिति है जिसमें मरीज को आराम देने के लिए क्या किया जाता है? बाईं करवट में आराम के लिए लेटाया जाता है और ये सिर के नीचे तकिया लगाया जाता है और जो तकिया है वो मरीज के गाल को छूता है। तो ये होता है लेफ्ट लेटरल। अब साथियों आपसे पूछेगा कि परक्यूशन और एस्कुलेशन होता क्या है, मतलब परितारण और परिश्रवण है क्या। तो दोस्तों परित्रावण इस विधि में रोगी को शरीर को किसी भाग पर क्या होता है एक हाथ रखकर अंगुलियों के बारे में पता किया जाता है के मध्य दूसरी उंगली की उंगलियों से थपथपाकर आवाज़ उत्पन्न करके आंतरिक अंगों के बारे में पता लगाया जाता है। साथियों परितारण वह विधि है, वह प्रक्रिया है जिसमें मरीज के किसी भाग पे जिसमें मरीज के क्या होता है इस परीक्षण में दोस्तों करना होता है, जिसमें मरीज के किसी भाग पर एक हाथ रख कर हाथ के उंगलियों से दोस्तों हाथ के उंगलियों के बारे में पता किया जाता है कि मध्य दोस्तों दूसरे उंगलियों को थपथपाकर कंपन उत्पन्न किया जाता है, आवाज़ उत्पन्न किया जाता है, जिसमें क्या होता है उनके आंतरिक अंगों के बारे में पता लगता है। तो ये परितारण है। परिश्रवण होता है इस विधि में स्टेटोस्कोप की सहायता से मरीज के अंदर की ध्वनियों को सुनते हैं। दोस्तों परिश्रवण है, अस्कुलेशन है, इसमें स्टेटोस्कोप जिसको हम लोग आला बोलते हैं उसके सहायता से शरीर के अंदर के ध्वनियों को सुना जाता है परिश्रवण में। अब साथियों नेक्स्ट है ओपन बेड और ऑपरेशन बेड में क्या अंतर है। तो साथियों ओपन बेड होता है मतलब खुला बिस्तर वह होता है जिस पर अभी रोगी मौजूद नहीं है या जिस पर रोगी आने वाला है। दोस्तों खुला बिस्तर वो बिस्तर होता है जिसमें जो बिस्तर रोगी के लिए इंतज़ार करता है या दोस्तों अभी मौजूद उस पर पेशेंट नहीं है, वही होता है खुला बिस्तर। ऑपरेशन बिस्तर होता है, ऑपरेशन बेड होता है कि यह बिस्तर या उन मरीजों के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें सर्जरी के पश्चात आरामदायक वातावरण प्रदान किया जाता है। दोस्तों ओपन बेड वो बेड होता है जो मरीजों के लिए इंतज़ार करता है, जो बन सन के तैयार रहता है मरीजों के लिए जिस पर या जिस पर मरीज ना हो, वो होता है ओपन बेड। और ऑपरेशन बेड वो बेड होता है जहाँ पे ऑपरेशन सर्जिकल के बाद मरीजों के आराम के लिए ये बेड तैयार किया जाता है, उसे हम लोग ऑपरेशन बेड कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे है सातवां है, कहता है सर्जिकल स्पेसिस और सर्जिकल स्पेसिस। दोस्तों मेडिकल स्पेसिस और सर्जिकल स्पेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब चिकित्सीय अपतुता और शल्य चिकित्सीय अपतुता में अंतर बताना है। तो दोस्तों जो चिकित्सीय अपतुता है, जो मेडिकल स्पेसिस है, चिकित्सीय अपतुता में सभी पद्धतियाँ शामिल है जो मरीज एवं उसके पर्यावरण को रोगजनक जीवों द्वारा संचालित होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो चिकित्सीय अपतुता है उसमें मेडिकल पद्धति के द्वारा सारे प्रक्रियाओं के थ्रू मरीज और उसके जो भी वातावरण में रोगजनक है उसके द्वारा जो भी संचालित होता है रोग है उसको बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग मेडिकल स्पेसिस कहते हैं। सीधा तौर पर जानिए कि जो मरीज है और मरीज के जो आसपास के वातावरण है उसको दोस्तों क्या होता है इस चिकित्सीय अपतुता में वे सभी शामिल होता है जो मरीज और उसके वातावरण में जो भी जीवाणु मौजूद है, जो भी रोगजनक मतलब रोग उत्पन्न करने वाले जीव मौजूद है उसको दोस्तों उससे बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वही होता है मेडिकल स्पेसिस।
तथा साथियों जो शल्य चिकित्सा जो सर्जिकल अपतिता है, इसमें कहता है कि शल्य चिकित्सा अपतिता में सभी वस्तुओं एवं स्थानों को विसंक्रमित किया जाता है और समस्त सूक्ष्मजीवों का पूर्णतः विनाश करने अथवा मुक्ति पाने के लिए शल्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। दोस्तों जो सर्जिकल चिकित्सा अपतिता है, यहाँ पे कहा जाता है कि ये चीज़ें जो है दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी सर्जिकल चीज़ें हैं, जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट है, उसको दोस्तों विसंक्रमण किया जाता है इसी शल्य चिकित्सीय अपतिता के थ्रू में, प्रक्रियाओं के थ्रू में। तो यही चीज़ें होता है शल्य चिकित्सीय अपतिता, मतलब सर्जिकल में जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी चीज़ें हैं या वहाँ के जो भी वस्तु है, जो भी स्थान है, उसको दोस्तों विसंक्रमित किया जाता है सूक्ष्मजीवों को पूर्णतः विनाश या नष्ट करने के लिए। किस प्रक्रिया के थ्रू? इसी शल्य चिकित्सीय अपतिता के थ्रू। तो आप लोग ये समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन भी हम लोग कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे है, ये है सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे फिलअप है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब लोग आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, और जो लोग हमें यहाँ पे छूट गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। कुछ चीज़ें का उपयोग था जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।